आज के इस क्लास में दोबारा सभी फिर तालिब इल्मों का खैर मकदम है। और अब तक हम लोगों ने 9 यूनिट का मुताला किया है और आज बारी है 10वें यूनिट की, जिसका उन्वान है कौमियत का ज़हूर और तरक्की, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये जो यूनिट है, इसके तहत जो हम पढ़ेंगे उसमें उसके जो मकासद हैं, वो पहला है कि इन अहम अवामिल की फ़हरिस्त बनाना जिन्होंने कौमी शऊर की नशो-नुमा में मदद की। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनल कॉन्शसनेस, कौमी शऊर का उरूज हुआ, वो क्यों हुआ, उनकी वजूहात को तलाशना। हमारा दूसरा मकसद होगा कि हिंदुस्तानी जो मतवसत तबके थे, मिडिल क्लास थे, उन्होंने नौवैदत हुक्मरानी के चैलेंज का जवाब देने के लिए तरीक़ा खोजा और उस तरीक़े की वजाहत करना। टू एक्सप्लेन द वे इंडियन मिडिल क्लास रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंज ऑफ कॉलोनियल रूल। हमारा जो तीसरा मकसद होगा, वो इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि कौमी शऊर या नेशनल कॉन्शसनेस ने किस तरह एक मुनज़्ज़म शक्ल, ऑर्गेनाइज़ फॉर्म अख्तियार की। हमारा जो चौथा मकसद होगा, वो है कांग्रेस की तश्कील में पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के किरदार को समझना। जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उनका क्या रोल था, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। और पांचवा मकसद है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की इब्तदा और इब्तदाई कांग्रेस के किरदार से मुतालिक जो तनाज़ात हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। अगर हम एक नज़र डालें तो 19वीं सदी का जो दौर था, उसमें कौमी शऊर, नेशनल कॉन्शसनेस का जो उरूज हुआ, बुनियादी तौर पर एक कहा जाए तो बरतानवी राज का नतीजा था। ब्रिटिश रूल जो था, उसकी वजह से ही कहिए कि हिंदुस्तानियों के अंदर कौमी शऊर, नेशनल कॉन्शसनेस ने जन्म लिया। अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर, उसकी तरफ से लाई गई माशी हो, इकोनॉमिक, सियासी हो, पॉलिटिकल और समाजी तब्दीलियाँ, सोशल जो चेंजेस हुए, उसके नतीजे में हिंदुस्तानी अवाम के जो तमाम तबके थे, उसके तबकों के जब्र ने अवाम में वसी पैमाने पर अदम इत्मीनान को जन्म दिया। यानी जो हिंदुस्तानियों का जो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल चेंजेस जो भी हुए, उससे हिंदुस्तानी जो बरतानी हुकूमत के तहत, तो उससे जितने भी हिंदुस्तान के तबके थे, उसमें कहिए कि एक अदम इत्मीनानी, डिससैटिस्फैक्शन जन्म लेता है अवाम के अंदर, और इसका भी हम जायज़ा लेंगे। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बरतानवी हुकूमत के तहत यकसा निज़ाम इंतज़ामिया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, डाक और टेलीग्राफ की तरक्की हुई, डेवलपमेंट ऑफ पोस्टल टेलीग्राफ, रेलवे की शुरुआत हुई, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई और तालीमी इदारे की भी बनाए गए। अंग्रेज़ों ने बुनियादी तौर पर मौसर जो कुछ कायम किए, वो जो मकसद था, वो मकसद था कि मौसर इंतज़ामिया को चलाने के लिए बनाए गए थे, और वो भी कौमी तहरीक, नेशनल मूवमेंट के उरूज नमू के लिए साजगार हालात फराहम करने में मुआविन साबित हुए। और हम इसके इब्तदाई दौर में कौमी तहरीक की जो तंज़ीमी शक्ल है और उसके रुझानात क्या थे, इस पर भी बात करेंगे, इसका जायज़ा लेंगे। पहले हम देखते हैं कि मतवसत तबका जो था, मिडिल क्लास, उसके शऊर का उरूज, राइज ऑफ मिडिल क्लास कॉन्शसनेस, इस पे हम बात अपनी गुफ्तगू को मरकूज़ रखेंगे। जो नेशनल कॉन्शसनेस था, एक कहिए कि मतवसत तबके के अंदर जो कौमी जो एक शऊर आता है, वो 19वीं सदी में इसका फ़रोग़ मिलता है, और ये एक ऐसा मीडियम बन गया जिससे कि लोगों के अंदर जो अदम इत्मीनानी थी, उसको एक बाहर निकालने का एक ज़रिया बना। और कहा जाए
कि जो नेशनल कॉन्शसनेस था, कौमी शऊर हिंदुस्तान में, इसका जो फ़रोग़ हुआ वो मुमकिन हो पाया। जो पढ़ा लिखा तबका था, एजुकेटेड क्लास था, उसने हिंदुस्तान के समाज को तनक़ीदी नुक़्ते नज़र से देखने की कोशिश की, और जो अलग-अलग तबके थे उनके अंदर बेदारी का काम किया। और कैसे? इस्लाहात के ज़रिए। जो भी इस्लाहाती तहरीकें हुईं, वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के जो मतवसत तबके थे, मिडिल क्लास थे, उसी तक महदूद रहे। और नेशनल सोशल कंससनेस, जो कौमी समाजी शऊर जो भी हुआ, बेदारी हुआ हिंदुस्तानी के अंदर हुआ, वो वहीं तक महदूद रही। और कहा जाए कि लोगों के अंदर एक सेंस डेवलप करता है कि हम एक कॉमन कल्चर को बिलोंग करते हैं, हम एक मुश्तरका तहज़ीब के नुमाइंदे हैं। ये जो समाजी शऊर था, इसके अलावा सियासी शऊर भी को भी फ़रोग़ मिलना शुरू हुआ। जो पढ़ा लिखा हिंदुस्तान का मतवसत तबका था, जिसमें कि ताजिर भी थे, जिसमें कि सरमायाकार भी थे, ये आपके सनतकार भी थे, इंडस्ट्रीज़ थे, प्रोफ़ेशनल ग्रुप्स भी थे, जैसे कि वकील थे, असातिज़ा थे, सहाफ़ी थे, डॉक्टर थे। ये सारे लोग जो हैं वो बरतानवी हुकूमत के तहत काफ़ी झेल रहे थे, काफ़ी सफ़र कर रहे थे अलग-अलग मामलों में। शुरू में हुआ कि ये जो क्लास था, मिडिल क्लास, उसको यकीन था कि जो मवासलात का निज़ाम हिंदुस्तान में कायम किया गया है, रेलवे का निज़ाम या दूसरी सनती सनतें लगाई गई हैं, ये सारे का जो फ़ायदा होगा वो हिंदुस्तानियों को फ़ायदा होगा। इसलिए शुरू में इन्होंने बरतानवी पॉलिसी की हमायत की और उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, उसकी मुखालफत नहीं की। बाद में इन लोगों को लगा कि जो बरतानवी इंतज़ामिया है, उसने जो कुछ भी इक़दाम उठाए हैं, उसका वाहिद मकसद है, वो मकसद है कि बरतानवी हुकूमत को मदद करना और ऐसी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ को अपनाना, जिससे कि बरतानिया के जो ताजिर हैं, बरतानिया के जो सनतकार हैं, कैपिटलिस्ट हैं, सरमायाकार हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। जब हिंदुस्तान का जो मतवसत तबका था, इसको हकीकत से रोशनास जब हुए, तो इन्होंने नौआबादियाती हुक्मरानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। और जो मतवसत तबका था, इसने 2 तरह से काम करना शुरू किया। पहला इन्होंने जो किया, वो था कि किताबें लिखना, आर्टिकल लिखना, ये जो अखबारात में कॉलम्स लिखते थे, बरतानवी जो पॉलिसियाँ थीं उसकी तनक़ीद करते थे, और आवाम के अंदर इस तरह से एक बेदारी का काम इन्होंने किया, एक शऊर को जगाने का काम किया। दूसरा जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया, मिडिल क्लास ने, मतवसत तबके ने, वो था कि तंज़ीम बनाया जाए, ऑर्गनाइज़ेशंस बनाया जाए, एसोसिएशन कायम किया जाए, सोसाइटी बनाया जाए, और उनके ज़रिए जॉइंट प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ हो, मुश्तरका प्रोग्राम बनाया जाए, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए इसके लिए। जो कौमियत का इब्तदाई अदबी और तंज़ीमी इज़हार है, अर्ली लिटरेरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज़्म, इसके तहत हम देखते हैं कि राम मोहन राय, जिसके बारे में हम इसके पहले यूनिट में जो समाजी इस्लाहात से मुताल्लिक़ यूनिट था, उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो राम मोहन राय ने बहुत सारी किताबें लिखी और एक जर्नल भी लिखा, शुरू किया, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये जर्नल जो था वो बंगाली में छपा था, और इसने बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए अलग-अलग उन्वान पर। दीनबंधु मित्रा, इन्होंने एक प्ले लिखा, ड्रामा, नील दर्पण, जिसमें कि इन्होंने जो नीले किसान थे, जिन पर जब्र
किया जाता था बरतानिया जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके ज़रिए। इसकी उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो सफरिंग्स हैं, उन पर जो जब्र होता था, उसको दिखाने की कोशिश दीनबंधु मित्रा ने अपने प्ले नील दर्पण में किया। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा, जिसमें कि उसको पढ़ने के हमें पता चलता है कि जो नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं कौमियत को लेकर के, उसमें इसकी पूरी पूरी झलक हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है, उर्दू ज़बान का, उर्दू ज़बान में बहुत सारी तसानीफ़ हुई, जो कि नस्र में और नज़म में भी हुई, जिनमें कि हिंदुस्तानी अवाम की जो खस्ता हालत थी, उस पर उसको मौजू बनाया गया, और जो हमारे शहरी मराकज़ थे, उनकी बर्बादी को भी मौजू बनाया गया। मराठी ज़ुबान में, हिंदी में, तमिल में भी ऐसे तसनीफ़ात की गईं जिनमें कि नेशनल कॉन्शसनेस को दिखाया गया। बहुत सारे जो पीरियडिकल्स थे, जर्नल्स थे, अखबारात थे, अलग-अलग ज़बानों में इनकी अशात होती है, और अंग्रेज़ी में और जो देसी ज़बान थी वर्नाक्युलर लैंग्वेज, इसमें भी बहुत सारे हमारे अशातें होती हैं, जिसमें कि अहम हैं हिंदू पैट्रियट, अमृत बाज़ार पत्रिका, बंगाली, संजीवनी, ये सभी बंगाल से अशात होती थी। नेटिव ओपिनियन, महारत्ता और केसरी की अशात बॉम्बे से हुई। हिंदू, आंध्र पत्रिका, केरला पत्रिका, ये सभी मद्रास से इनकी अशात हुई। हिंदुस्तान और आज़ाद, इसकी अशात यूपी से हुई। ट्रिब्यून और अखबार आम की अशात पंजाब से की गई। तो इस तरह से 1870 के दौर आते-आते हम देखते हैं कि देसी ज़बानों में लगभग 169 अखबारात शाया होने लगे। ये बहुत बड़ी बात थी, और ये अखबारात अवाम जो लीडरान थे, उनके ख़यालात को अवाम तक पहुँचाने का बहुत अहम ज़रिया थे। बहुत सारे कौमी जो सरबराह थे, वो भी मंजर-ए-आम पर आते हैं, जिनमें बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम लिया जा सकता है, रवींद्रनाथ टैगोर का नाम लिया जा सकता है, विष्णु शास्त्री चिपलूकर, सुब्रमण्यम भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अल्ताफ हुसैन हाली बहुत अहम हैं। दूसरा जो तरीक़ाकार जो मतलब तबक़े ने अपनाया था, वो था कि तंज़ीम कायम करना, एसोसिएशन बनाना, और बंगाल में जो कुछ शुरुआत दौर की तंज़ीमें कायम हुई, उनमें अहम नाम है 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी का क़याम किया गया। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कायम हुई। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कायम की गई। महाराष्ट्र में अगर हम इन तंज़ीमों पर नज़र डालें, तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में कायम किया गया, डेक्कन एसोसिएशन 1852 में कायम हुआ, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन कायम की गई। जो इन लोगों का मकसद था इन इदारों का, वो ये था कि बरतानवी पॉलिसी के ख़िलाफ़, जो कि हमारी मफ़ाद पर मनफ़ी असर डालते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करना। उनके जो तरीक़ेकार थे, वो ज़्यादातर थे कि अदालत में मामले को ले जाएँ, पिटीशन दिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बरतानवी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, जो बरतानवी हुकूमत थी। इसके अलावा वो कंपनी का जो लंदन की हुकूमत, बरतानवी हुकूमत चार्टर एक्ट पास करती थी, उसके ज़रिए इस्लाहात हिंदुस्तान में कायम करना था। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट पास हुआ, वो इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। कहा जाए कि जब 1857 की बगावत होती है, और बगावत के बाद उनकी वजूहात का जायज़ा लिया जाता है, तो बरतानवी हुकूमत ने को लगा कि कंपनी के हाथ से इक़्तिदार को बराह रास्त बरतानवी हुकूमत, ब्रिटिश क्राउन जो था, ब्रिटिश की जो बादशाहत थी, उसके हाथ में हिंदुस्तान की हुकूमत को आ जाना चाहिए। इसलिए 1858 में मलका विक्टोरिया ने एक जो प्रोक्लेमेशन इशू किया, उसके तहत पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर
बरतानवी हुकूमत के हाथ में बराह रास्त आ गई। और ऐसा होने से हिंदुस्तान का जो मतवसत तबका था, इसके ज़हन में एक नई उम्मीद जगी और इन्होंने महसूस किया कि शायद हमें कुछ इंसाफ मिलेगा। लेकिन धीरे-धीरे ऐसे हालात रूनुमा होने लगे जिससे इनको लगा कि बरतानवी कंपनी से इक़्तिदार छीन करके बरतानवी हुकूमत बरतानिया, सल्तनत बरतानिया के हाथ में चला गया। लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने को नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों का जो इस्तेहसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन बदस्तूर जारी है। इसीलिए इन्होंने अपनी जो एक्टिविटी थी, अपना जो अमल था, उसको बढ़ाया और बहुत सारे तंजीमों को कायम किया। इसी के तहत इंग्लैंड में लंदन इंडिया एसोसिएशन कायम किया गया, जो कि बाद में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ उसको मिला लिया गया। महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा 1870 में कायम हुई और इंडियन एसोसिएशन 1876 में कायम किया गया। 1883 में बंगाल इंडियन कॉन्फ्रेंस कायम किया गया और मद्रास में मद्रास महाजन सभा कायम की गई। ये जो अभी नाम हमने लिया, इन सारी तंजीमों को अगर कंपेयर किया जाए जो शुरू की तंजीमें थीं, तो हमें लगता है कि ये जो नई तंजीमें कायम हुई, ये नई तंजीमें ज़्यादातर सियासी थीं, पॉलिटिकल थीं। इनका जो अहम मकसद था वो ये था कि बरतानी जो पॉलिसियाँ हैं, उन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुखालफत करना और मुखालफत का जो तरीक़ाकार इनका था वो पिटीशन देना और रेजोल्यूशंस पास करना। उन्होंने कोशिश की कि मीटिंग के ज़रिए अपने स्टेटमेंट्स को दे करके वो आवाम के अंदर बेदारी करना चाहते थे और इसी के लिए इन्होंने जो कौमी मुद्दे थे उस पर अहम मुद्दों पर अपने ख़यालात को लोगों तक पहुंचाया। और ये जो कुछ तरीक़ाकार था, इस तरीक़ाकार ने धीरे-धीरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के एक मुल्क के पैमाने पर ऑल इंडिया लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन पैदा करने के लिए, कायम करने के लिए सूरत हाल पैदा हुई और यही वजह है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद हमें मिलता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की जाती है, जो कि पूरे हिंदुस्तान की सतह पर होती। जो बरतानी सरकार थी, इसने हिंदुस्तानियों की जो बगावत कहिए कि जो बरतानिया के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही थी, उसको दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट पास किया। इसके अलावा हिंदुस्तान जो इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन होता था, उसमें बैठने के लिए जो उम्र थी, उसको भी घटा दी गई। और इन सारे एक्ट को के पास होने से जो पास किए गए वो लॉर्ड लिटन के ज़माने के थे, जिनका पीरियड है 1876 से 1880। और ऐसा होने से बरतानवी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानियों के अंदर गम और गुस्सा की लहर दौड़ पड़ी। हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कैसे पड़ी, फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें जो पहली बात हम देखेंगे वो देखेंगे कि अलान ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम का रोल क्या था। A.O. ह्यूम साहब जो थे वो रिटायर्ड ICS थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में थे और इनके ताल्लुकात जो गवर्नर जनरल थे उस ज़माने में लॉर्ड रिपन, उससे बहुत अच्छे थे और इन्होंने अपने ख़यालात हिंदुस्तानी मतवसत तबके के उरूज से मुतालिक उसको बरतानवी हुकूमत के साथ शेयर किया था और उनका कहना था कि जो हिंदुस्तान का जो मतवसत तबका है, इसका जो उरूज है, इसको एक सियासी पॉलिटिकल रियलिटी, सियासी हकीकत समझा जाना चाहिए और बरतानवी हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जिससे कि इनके जो ग्रीवेंसेस हैं, इनकी जो आवाज़ उठती है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो उसको निकालने का एक ज़रिया कायम होना चाहिए और ऐसा होने से उनके जो एम्बिशंस हैं हिंदुस्तान के लोगों के, वो पूरे होंगे।
दिसंबर 1884 में इन्होंने हिंदुस्तान के जो सरबराहान थे, जो रहनुमा थे, उनके साथ कुछ डिस्कशंस भी किया पॉलिटिकल एक्शंस के बारे में कि सियासी अमल क्या किया जाए, और जो हिंदुस्तान के जो हिंदू पढ़े लिखे तबके हैं वो किस तरह के अमल कारकर्दगी करें। मार्च 1885 में ये तय पाया कि इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि कहा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरू का ये नाम लोगों ने सोचा था, इसका एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कराया जाए पूना में, जब क्रिसमस का वक्त होगा, यानी दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें। लेकिन बाद में जब पूना में कॉल ठहर जाता है तो इसकी जो वेन्यू था उसको शिफ्ट कर दिया जाता है पूना से बॉम्बे। पहली जो मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो 28 दिसंबर सोमवार के दिन 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मीटिंग होती है, और इसमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 100 डेलीगेट्स आते हैं, इसमें शामिल होते हैं, जिसमें कि 72 लोग गैर सरकारी होते हैं, उसको मेंबर्स बनाया जाता है। और पहले जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट जिन्होंने सदारत की थी वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका ताल्लुक बंगाल से था। हम देखेंगे कि ये जो कांग्रेस कायम हुई 1885 में, इसका मकसद क्या था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो पहला जो मकसद इनका था कि हिंदुस्तानियों के बीच ज़ाती तौर पर एक दूसरे के ज़ाती ताल्लुकात को बढ़ाना, दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाना। दूसरा ये था कि हिंदुस्तानियों के अंदर जो मज़हब के नाम पर, सूबा के नाम पर या दूसरे नाम पर जो तफरका था उसको ख़त्म करना। तीसरा ये था कि हिंदुस्तानियों के अंदर एक यकजहती का, नेशनल यूनिटी का, कौमी यकजहती का सेंटिमेंट, एक जज्बा उभारना। इसके अलावा जो पढ़े लिखे तबके थे उनके जो ओपिनियंस थे उसको उन ओपिनियंस को, जो मौजूदा मसाइल थे उन मसाइल पर जो उनके ओपिनियंस थे उसको लोगों के सामने रखना, और पब्लिक इंटरेस्ट में देखते हुए हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, लाहे अमल क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ये तय करना। अनिल सिंह जो मौरिख हैं उनका मानना है कि जो भी पहले फर्स्ट कांग्रेस हुआ, जो कांग्रेस का पहला इजलास हुआ, 72 डेलीगेट्स आए थे, 72 जो लोग थे, 72 में थे 39 लोग जो थे वो लॉयर्स थे, वकला थे, और उसमें आने वाले दिनों में जहां जहां भी इसके इजलास हुए कांग्रेस के, उसमें 1/3 से ज़्यादा लोग इसी लीगल प्रोफेशन से होते थे, इसके मेंबर, इसके इजलास में शिरकत करते थे। जो पुराना अशराफिया तबका था, पुराने राजे थे, महाराजे थे, बड़े जमींदार थे, और जो मालदार ताजिर थे, ये लोग हमें नज़र नहीं आते हैं इनके इजलास में। किसान भी नहीं नज़र आते हैं हमें, जो दस्तकार हैं वो भी नज़र नहीं आते हैं। जो पुराना अशराफिया तबका था वो कांग्रेस के इजलास में इसलिए नहीं आता था, उसे डर था कि नए आज़ाद ख्यालात हैं और अक़लियत परस्ती के जो ख्यालात हैं, कहीं इससे हमें ख़तरा ना हो। कांग्रेस ने शुरू में कोशिश नहीं की कि अवाम को इसमें शामिल किया जाए, अवाम को हिस्सेदारी दी जाए। शुरुआती दिनों में जब कांग्रेस अवाम के हालात पर डिस्कस करती थी, इसका पहला जो फर्स्ट स्टेप होता था वो था कि जो भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन, हमारी हिस्सेदारी हो। कांग्रेस की जो शुरू की जो स्ट्रेटजी थी
इसको देखते हुए वो ये था कि पिटीशन देना, जो पब्लिक फोरम में डिस्कशन करवाना, ये सब देखते हुए ये नेचुरल था कि ये आवाम इससे दूर रहती थी। लोगों ने कोशिश की, जो हमारे दानिश्वर हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कोशिश की कि जो इनफरादी लोग हैं उनके उन्होंने उनकी काविशें क्या थी, खास करके वो हालात क्या थे जिन्होंने कांग्रेस की तश्कील में अहम रोल अदा किया। लेकिन जो भी एविडेंसेस मिलते हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, मुतजाद हैं। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आज भी मौरखीन के बीच में इत्तफाक राय नहीं है 100 साल बीत जाने के बाद। एक नजरिया दिया गया ऑफिशियल कंस्पायरेसी थ्योरी कि ये एक साजिश थी, ऑफिशियल अफसरान की साजिश थी। ये कहा जाता है कि एओ ह्यूम जब नौकरी में थे तो उनका ताल्लुक बहुत सारे लोगों से होता था और उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान की जो आवाम है सफ़र कर रही है, जो यहाँ का दानिश्वर तबका है किस तरह से अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, लोगों के अंदर किस तरह से बदइत्मीनानी है, और ये सभी चीज़ बरतानवी हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में खतरा पैदा कर सकते हैं। ह्यूम ने खुद कहा था कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो लोगों के अंदर बरतानवी हुकूमत ने के इक़्तिदार, हिंदुस्तान में जो इक़्तिदार है उसने जो ऐसी ताकतों को जन्म दिया है जिसके लिए ज़रूर कि इन्होंने दिया, ह्यूम साहब ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का कहना था कि ह्यूम साहब जो थे वो वायसराय लॉर्ड डफरिन के इशारों पे काम कर रहे थे। ये जो दो हकीकी चीज़ें हैं, टू फैक्ट्स हैं, अगर हमको एक साथ उनका मुताला करते हैं तो हमें लगता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बरतानवी हुकूमत के साजिश के तहत शायद जन्म ली है और इनका मकसद था एक पुरअमन, एक कानूनी तौर पर एक आउटलेट करना, एक रास्ता निकालना लोगों की बदइत्मीनानी के लिए, जो कि हिंदुस्तानियों के अंदर में फल फूल रहा था। इससे इस तरह से बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जो खतरा बढ़ रहा था, खतरा मंडरा रहा था, उस पर कंट्रोल किया जा सकता था। कुछ दूसरे मौरखीन हैं, उनका मानना था कि ह्यूम का जो रोल है या इन्फ्लुएंस उसका जो भी रहा है अफसरान के बीच में, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। लॉर्ड डफरिन के जो प्राइवेट पेपर्स हैं वो नहीं दिखाते हैं कि ह्यूम के जो नज़रियात हैं उसको बरतानवी अफसरान ने बहुत ही सीरियसली लिया हो। दूसरा ये है कि ह्यूम का जो मकसद था वो सिर्फ सेफ्टी वॉल क्रिएट करना नहीं था, जिससे कि एक सेफ आउटलेट इंडियंस के जो डिस्कंटेंट है, उनकी जो बदइत्मीनानी है, उसका एक नली बना दिया जाए, निकल दिया जाए। क्योंकि ह्यूम साहब हिंदुस्तान के लोगों से बहुत ज़्यादा मरूब थे, उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी इंडियंस के साथ, और इन्होंने बहुत सालों तक कांग्रेस के अंदर काम किया, उस तंजीम को एक उसकी नशो नवा में अहम किरदार निभाया। 1885 से लेकर के 1906 तक वो एक लंबे मुद्दत तक
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे और इस दौर में इन्होंने इसको एक मुनज़्ज़म शक्ल देने की कोशिश की, इसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश की। कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है, इसका जो वजूद है, इसकी जो तश्कील है, इसको सिर्फ एक इनफरादी शख्स की काविशों का नतीजा नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे दूसरे वजूहात थे जिसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है, लेकिन सवाल है, ये एक अहम सवाल ये था, तब क्यों पढ़े लिखे तबके ने, हिंदुस्तानियों ने ह्यूम की सरबराही को कबूल किया? इसके बारे में ये कहा जाता है चूंकि ह्यूम इलाकाई तफरीक से बालातर थे। वो हिंदुस्तानी लीडर्स, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी लीडर्स जो थे सरबराहान, वो शुरू के दिनों में बहुत ही मुहतात कदम उठाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सरकार का डंडा उन पर चले और हमारी तहरीक को कुचल दिया जाए। इसके अलावा चूंकि ह्यूम का ताल्लुक बरतानवी के जो अफसरान थे, एक सिविल सर्वेंट थे, उस तबके से था, तो ऐसा उनकी तरफ से अगर कोशिश की जाती है तो जो ऑफिशियल सर्कल्स हैं, वो एक जो दायरा था अफसरान का, उनकी तरफ से कोई रद्दमल होने की उम्मीद नहीं थी, चूँकि वो जानते थे कि क्या आखिर होने वाला है। इन हालात में अगर हम देखें तो पाते हैं कि वो लोग इन हिंदुस्तानियों के ख़यालात को, हिंदुस्तानियों की नज़रियात को एक आउटलेट देना चाहते थे, एक रास्ता देना चाहते थे और ऐसा रास्ता देना चाहते थे कि गैर मुल्की जो बरतानवी अफसरान हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके दिमाग में हिंदुस्तानियों के खिलाफ कोई खतरा भी ना हो। दूसरा जो हम नुक्ता नज़र उभर के आया वो ये था कि एम्बिशन एंड राइवलरीज ऑफ इंडियन एलीट, हिंदुस्तान का जो अशराफिया तबका था, उनकी अपनी एम्बिशंस थे, उनकी अपनी रस्साकशी थी। उसके नतीजे में कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस थे, जिसमें कि अनिल सिल और दूसरे अहम हैं मौरखीन, उनका मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी न किसी तरह से, अगर सही मानों में देखा जाए तो वो कौमी नहीं थी। ये जो तहरीक थी वो कुछ इनफरादी लोगों का कि ने अपने मफाद के लिए चलाया था और ये जो है उनके मफाद, अपने मफाद की को पूरा करने के लिए, अपने जो हरीफ लोग हैं उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। लेकिन ये जो व्यू है, ये जो नज़रिया है, इस नज़रिए को हिंदुस्तान में ही चैलेंज किया गया। ये ज़रूरी है कि इक़्तिदार की भूख, अपने मफाद परस्ती, ये सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ हम जो दूसरे फैक्टर्स थे उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो हिंदुस्तानियों के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, बरतानवी हुकूमत कर रही थी, नस्ली तफरीक, उसको इसकी जो फीलिंग ऑफ हर्ट है, जिससे इसकी वजह से लोगों का दिल दुखा था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोगों का जो एक फीलिंग ऑफ प्राइड था, वो हिंदुस्तानियों के कहिए कि जो हुसूल में, वो ये एक नज़रिया लोगों के अंदर में ख्याल करता चला गया कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो, उनको ज़्यादा अच्छी तरह सर्व किया जा सकता है अगर हिंदुस्तानिया और बरतानिया के बीच में जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को असरनो अपनी तरह से ढाला जाए। कहा जाता है कि जो गैर मुल्की हुकूमत के बीच में के हुकूमत के अंदर जो लोगों के एस्पायरेशंस थे, जो फ्रस्ट्रेशंस थे, उनके बीच में लोगों के अंदर में एक बॉन्ड डेवलप करना शुरू हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बानी लोग थे, तो अलग और दूसरे तंजीमों के जो बानी थे, वो लोग ज़्यादातर आइडियलिज्म से इंस्पायर्ड थे।
और नेशनलिस्ट विजन जो था, एक कौमी नज़रिया था, दूरंदेशी थी, उससे भी इंस्पायर थे। चूँकि उनका जो अपना मफाद था, सेल्फ का, फैमिली का, कास्ट का, कम्युनिटी का, वो सभी चीज़ इंडियन नेशन के, हिंदुस्तान का जो कौमी नज़रिया था उसके नीचे थे। हिंदुस्तान कौमी नज़रिया सबसे बालातर था। एक और नज़रिया आया कि नीड फॉर एन ऑल इंडिया बॉडी, हिंदुस्तान के सतह पर एक तंजीम बनाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान इंडियन नेशनल कांग्रेस के का जो क़याम हुआ, वो कहा जा सकता है कि उस ज़माने में जो सियासी, समाजी, इक़्तिसादी हालात थे हिंदुस्तान में चल रहे थे, और ख़ास के जो इतने लंबे जो हिंदुस्तान बरतानिया की हुकूमत थी, उसकी वजह से जो हालात रूनुमा हुए थे, उसके एक रिस्पॉन्स के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर। और 1880 की दहाई में कहा जाए कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, एक कौमी तंजीम का जो तस्वुर था, वो एक शक्ल ले रहा था। 1885 के जो साल था, उसके आखिरी 10 दिन, दिसंबर का जो आखिरी 10 दिन है, उसमें हम देखें तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में लगभग 5 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हिंदुस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका था, उसके उरूज की अगर बात करें, उन्होंने जो ख्यालात जो ज़ाहिर किए थे, उन्होंने तंजीमें बनाने की तरफ जो कोशिशें की, ये सब कोशिशों के मद्देनज़र ये एक सिर्फ वक्त का तकाजा था कि हिंदुस्तान एक हिंदुस्तानी सतह पर, मुल्क की सतह पर एक नेशनल बॉडी, एक कौमी तंजीम कायम की जाए। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो पढ़े लिखा जो तबका था हिंदुस्तान का, उनके अंदर जो बेदारी पैदा हुई, उसके उसका एक मैनिफेस्टेशन था। और ये जो है एक उन ग्रुप की कोशिश थी कि एक सियासी मकासद के लिए हम एकजा होकर के रहें, और एक बैनर के तले जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फराहम किया। 1885 से लेकर के 1905 तक का जो पीरियड है, जो दौर है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का इर्तका होता है। और इस पीरियड में 1885 से 1905 के दौर का जो पीरियड है, इसमें हम देते हैं कि मॉडरेट लीडर्स जो इतदाल पसंद रहनुमा हमारे थे, उनका दबदबा इस तंजीम में रहता है। हम देखें कि इब्तदाई कांग्रेस के काम के तरीके क्या थे, द मेथड्स ऑफ वर्क ऑफ अर्ली कांग्रेस। कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उनका यकीन जो था, वो था पुरअमन और कानूनी तौर पर जद्दोजहद में, तहरीक चलाने में। इसीलिए इन्होंने प्रेस का सहारा लिया, और प्रेस के जरिए वह सालों भर अपनी बातों को आवाम के सामने रखते थे, बरतानी हुकूमत तक बात पहुंचाते थे, और हर साल एक सालाना इजलास कायम करना का इनेकाद करना, और उस वो एक प्लेटफॉर्म मिलता था लोगों को। मुख्तलिफ खित्तों, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्ते से लोग आते थे, और वो अपनी बातों को रखते थे, कौमी मसाइल पर बहस मुबाहिसे होते थे, रेजोल्यूशंस पास किए जाते थे। इसमें बहुत सारे सरबराह थे हिंदुस्तान के, जो कि अंग्रेज़ी के या हिंदुस्तानी ज़बान के जो अखबारात निकलते थे, उनके एडिटर भी थे। और इस के ज़रिए वो हिंदुस्तानियों के अंदर जो बातें फल फूल रही थी, जिन मसाइल पर गुफ्तगू उनकी हो रही थी, जिन मसाइल को लेकर के वो परेशान थे हिंदुस्तानी, उसको अपने अखबारात में जगह दे रहे थे। ये जो एनुअल सेशंस होता था, सालाना इजलास, इसने पढ़े लिखे तबका और जो मतवसत तबका, इन लोगों को अपनी तरफ खींचा, और सरकार का भी ध्यान इस तरफ गया। कांग्रेस का जो यकीन था, वो ये था कि बरतानवी जो हुकूमत है, वो हमारे साथ इंसाफ करेगी, हमारे लिए अच्छा काम करेगी। उनका यकीन ये था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा
अगर बरतानवी हुकूमत को हिंदुस्तान के बारे में सही सूरत हाल क्या है, हिंदुस्तानियों की सही हालत क्या है, उससे रूबरू कराया जाए। उनका मानना था कि जो अफसर हैं, सरकारी अफसरान, वो हिंदुस्तानियों के हुकूक और बरतानवी सरकार के बीच में अड़े आ रहे हैं। उनका मकसद जो था वो हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, उनकी जो ओपिनियंस हैं, उनको आगे बढ़ाना और उनके हिंदुस्तानियों के जो राइट्स हैं, उनके जो हुकूक हैं, उसके बारे में इनको बाखबर करना। इनका मकसद ये भी था कि जो ब्रिटिश पब्लिक है, बरतानिया की आवाम है, उनको हिंदुस्तानियों के मसाइल से रोशनास कराना और ये भी बताना कि बरतानवी हुकूमत की ड्यूटी, उनके फ़राइज़ क्या हैं हिंदुस्तानियों के लिए। इसीलिए हिंदुस्तानियों का डेपुटेशंस, ये वफ़द बरतानिया भेजा गया ताकि हिंदुस्तानियों का जो नुक्ते नज़र है, व्यू पॉइंट्स है, वो लोग वहाँ के लोगों के सामने रखा जा सके। 1889 में ब्रिटिश कमेटी बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसका कायम किया गया और इसका काम था कि कांग्रेस की तरफ से प्रोपेगेंडा करना, और उसके लिए उसने 1890 में इंडिया नाम करके अपने एक तंजीम की शक्ल अख्तियार की, वहाँ पर कायम की गई। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी ज़िंदगी का जो बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में बिताया, वो इसलिए कि हिंदुस्तानियों के ख़यालात क्या हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, इसको बरतानवी हुकूमत के पास रखा जाए। और यही वजह है कि वो बरतानवी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स थे, वहाँ पर उन्होंने लड़े, इलेक्शन लड़ा, वो उनका इंतखाब भी किया गया और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में हिंदुस्तान की जो हिमायत में एक बहुत बड़ा लॉबी उन्होंने क्रिएट किया। कांग्रेस के प्रोग्राम जो 1885 से लेकर 1905 थे, जो इसके इब्तदाई पीरियड में थे, इसे हम देखते हैं इत्तेदाल पसंदों का दौर, मुतालबात और प्रोग्राम, द मॉडरेट्स, द डिमांड्स एंड प्रोग्राम्स। तो इस दौर में 1885 से लेकर के 1905 का जो वक्त है, इसमें जो मॉडरेट हैं, इत्तेदाल पसंद जिनको कहा गया है, वो जो सरबराहान थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की, इन्होंने कानून के ज़रिए इस्लाहात की बात की, इन्होंने इकोनॉमिक रिलीफ की बात की, इक़्तिसादी मामलात में उनको रिलीफ दिया जाए, इन्होंने नज़्म व नस्क को रीऑर्गेनाइज करने की तश्कील की बात की, इन्होंने जो सिविल हुकूक हैं हिंदुस्तानियों के, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की। इन्होंने इनके जो डिमांड्स थे, इनके जो थे, वो था कि प्रोविंशियल काउंसिल, सूबाई काउंसिल हैं, उसको सरनो तश्कील की जाए। उनका ये भी डिमांड था कि आईसीएस का इम्तिहान, जो कि बहुत ही मुश्किल होता था उसको निकालना, और अक्सर उसको इंग्लैंड में इनेकाद किया जाता था। उनका डिमांड ये था कि इंग्लैंड के साथ हिंदुस्तान में भी इसका इनेकाद किया जाए, इसलिए कि बहुत सारे हमारे होनहार हिंदुस्तानी इतने पैसे नहीं है कि वो बरतानिया जाकर के इस इम्तिहान में शिरकत कर सकें और उसका एक हिस्सा बन सकें। इसके अलावा इंडिया काउंसिल जो थी, उसको चाहे हटा दिया जाए या उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और इनका ये भी डिमांड था कि अदलिया और जो इंतज़ामिया है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव है, दोनों के अख्तियारात अलग कर दिए जाएं, दोनों को अलग अलग अख्तियारात दिए जाएं। इन्होंने ये भी मुतालबात किया कि आर्म्स एक्ट, जिसके बिना पर बरतानवी सरकार हिंदुस्तानियों का पर जब्र कर रही थी, इसको ख़त्म किया जाए। इनका ये भी मानना था कि जो हिंदुस्तानी अफवाज हैं, उसमें हिंदुस्तानियों को कमीशन रैंक दिया जाए। उन्होंने जो फ़ौजी खर्च है उसको कम करने की बात कही। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को हिंदुस्तान के दीगर बंगाल के अलावा बाकी हिस्सों में नाफिज करने की बात कही। कांग्रेस ने अपने सारे ओपिनियंस, जो भी उनके थे, ख्यालात थे, उनको जो कहा जाए कि सरकार के सामने रखे और उनको बातों को रखा कि भाई क्या करना चाहिए। 1885 से 1905 का जो पीरियड है, लगभग 20 साल का, उसमें कांग्रेस के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होती है और इस पीरियड को मॉडरेट फेज, इत्तेदाल पसंदों का दौर कहा जा सकता है।
इस मॉडरेट फेज में जो सरबराहान थे हिंदुस्तान के, वो अपने डिमांड्स को, अपनी मांग के लिए बहुत ही कॉशस थे, मोहतात थे, और वो नहीं चाहते थे कि बरतानवी हुकूमत को हम किसी न किसी तरह मुतनफ़िर कर दें, अपनी बातों से नाराज़ कर दें। 1885 से 92 के बीच में उनके जो अहम मुतालबात रहे, वो था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का चाहे तोसी करना या उसमें इस्लाहात करना, काउंसिल के मेंबरान्स को में जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्शन का जो रुकनियत, इलेक्शन के तहत रुकनियत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, और जो ये काउंसिल्स हैं उनके अख्तियारात को भी ज़्यादा वसी किया जाए। उनका डिमांड था कि जो हिंदुस्तान के जो खजाना है उस पर हिंदुस्तानियों का ही कंट्रोल था, इसलिए इन्होंने स्लोगन दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। जो अहम नारा था अमेरिका में जो आज़ादी की तहरीक चली, वहाँ पर जो दिया गया था उसी नारा को इन्होंने अपनाया। 1905 तक आते आते कांग्रेस ने बहुत सारे डिमांड्स रखे, और ख़ासकर डिमांड जो था उससे अपने हद से थोड़ा बढ़ करके स्वराज का डिमांड रखा, सेल्फ रूल का हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन ये सेल्फ रूल बरतानवी हुकूमत के अंदर था और उसी पैटर्न पर था जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कायम किया गया था। इस डिमांड को पहली बार गोखले ने 1905 में बनारस में, और बाद में दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता सेशन में रखा, और इन्होंने कोशिश किया ने बरतानवी हुकूमत के सारे इक़दामात जिसके ज़रिए प्रेस की आज़ादी और इजहार ख्याल की आज़ादी पर आघात होता, उसको इन्होंने इसकी मजम्मत की। इन्होंने आर्मी फ़ौज पर जो ज़्यादा खर्च होता था इसकी मुखालफत की, सिविल सर्विस जो खर्च होता था इसकी मुखालफत की। इन्होंने जो महसूल का निज़ाम था, टैक्स की जो पॉलिसी थी उसकी मुखालफत की। इंडियन आर्मी और जो रेवेन्यू सिस्टम है ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का, वो एशिया में, अफ्रीका में, इसकी मुखालफत उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि जो तरीक़ाकार है जो रेवेन्यू सिस्टम, ये हिंदुस्तानियों को इस्तेसाल कर रहा है। इंतहा पसंदों की नजरियाती बुनियाद जो थी 1904 से 5 के बीच में देखते हैं कि जो ग्रुप था वो अपने कांग्रेस के अंदर ये ग्रुप डोमिनेट करने लगा, और इनको एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद कहा जाने लगा मौरखीन के जरिए, जो उसका नाम दिया गया है एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद। और ये लोग अक़लियत पसंदी की तरफ ज़्यादा थे, और जो मजहबी जो मगरबी ख्यालात थे, उनका मानना था कि जो रेशनलिज्म है और जो मगरबी ख्यालात हैं, इन्होंने हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के जो इत्तेदाल पसंद हुक्मरान हैं उनको अवाम से अलग कर दिया है। और इनके आइडियलिज्म को उनके हाई आइडियलिज्म थे, उसके बावजूद भी वो कोई हिंदुस्तानियों पर बहुत मौसर नहीं, अपने असरात नहीं डाल पाए। और इन्होंने जो भी कहा कि जो भी मगरबी चीज़ है इसको बहुत ज़्यादा वाहवाही इसकी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हमारा मूवमेंट है 80 से 90 सेंचुरी का, उनके ज़रिए कहा गया कि आप हमारा जो माजी है उस माजी पर हम ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। जो पॉलिटिकल रेडिकल्स थे उन्होंने जो ट्रेडिशनल कल्चर थे, हमारी जो तहजीब थी, उससे उन्होंने जज्बा अख्तियार किया, उससे उन्होंने सबक लिया, और वो चाहते थे कि इक्वलिटी, मसावात की बुनियाद पर दूसरे मुल्कों के साथ हम मुखालफत कायम कर रहे हैं। उन्होंने जो इत्तेदाल पसंद लोग थे उनकी मुखालफत की, और उनके मुताबिक ये लोग बरतानिया के पिट्ठू हैं। वो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इंतहा पसंद थे, इन्होंने जो लिबरेशन, इमांसिपेशन की बात की, आज़ादी की बात थी, वो जो है पॉलिटिक्स में वो ज़्यादातर जो लोग बाकी जो पहले की पॉलिटिक्स थी उससे ज़्यादा वसी पैमाने पर हुई। उनके लिए, इंतहा पसंदों के लिए हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानियों की जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें एक नई ज़िंदगी देने की बात उन्होंने की। 3 तरह के एक्सट्रीमिस्ट नज़र आते हैं, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक की क़यादत में, बंगाल में आपके वीसी पाल और बिंदु शुक्ल की क़यादत में, और पंजाब में लाला लाजपत राय की क़यादत में। बंगाल में सबसे बड़ा जो ख्याल
जो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन थे बंकिम चंद्र थे। वो कहा जाता था कि लिबरल कंजर्वेटिव्स एडमंड बुर्के के ख्यालात से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और वो चाहते थे कि माजी के साथ ब्रेक नहीं किया जाए। उनका मानना था कि ऐसा करने से ज़्यादा हमारे मसाइल का हल नहीं होगा बल्कि मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने किसी भी इस्लाहात को जो ऊपर से थोपा जाए उसकी मुखालफत की। उनका मानना था कि इखलाकी और मजहबी बुनियाद पर जो मजहब से लिया जाए उसी बुनियाद पर हमें रिफॉर्म किए जाने चाहिए। जो नेशनलिज्म की बात थी, एक्सट्रीमिस्ट की जो इंतहा पसंदों ने जिस नेशनलिज्म को, कौमी नजरिए को अपनाया था, उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा थे। समाजी, इक़्तिसादी और सियासी जो आइडियल्स उनके थे, वो सब चीज़ों को इन्होंने एक नेशनलिज्म का हिस्सा बनाया। अरबिंदो ने हुब्बुल वतनी को कहा जाए कि मदर वर्शिप तक ले गए। उनका मानना था कि मैं आई नो माई मदर कंट्री एज माई मदर, आई अडोर हर, आई वर्शिप हर। मैंने वतन की पूजा करने की बात उन्होंने की। बाल गंगाधर तिलक थे, उनका मानना था कि जो गैर मुल्की हुकूमत है ये हमारे मामलात में दखल नहीं दे, चाहे हमारी जो प्राइवेट ज़िंदगी है उसमें दखल नहीं, मुदाखलत ना करे। और इन्होंने जो मुसल्लिहीन थे हिंदुस्तान के, एज ऑफ कंसेंट बिल के मामले में उसके साथ इन्होंने कहीं सरकशी भी इनकी चली। इन्होंने गणपति फेस्टिवल 1893 में कायम किया। शिवाजी फेस्टिवल 1896 से होने लगा। अरविंदो घोष जो थे, इन्होंने 1893 से 94 में इंदु प्रकाश में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से बहुत सारे कॉलम्स लिखे। बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो 1902 के पहले वो एक मॉडरेट कैंपर थे और उनका यकीन था कि बरतानवी सरकार से हमें हमारे गुलामी से निजात दिलाएगी, हमारे हालात सुधारेगी। लेकिन 1902 में उन्होंने लिखा, द कांग्रेस हियर एंड ब्रिटिश कमिटी लंदन आर बोथ बेगिंग इंस्टीट्यूशंस। ये लोग कि उनकी मुखालफत उन्होंने करने लगे। लाला लाजपत राय की जहाँ तक बात है, उनका एटीट्यूड बहुत ही सॉफ्ट था और वो कांग्रेस के, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। और कांग्रेस के, और इसी वजह से 1893 से लेकर 1900 के बीच में कांग्रेस के किसी भी इजलास में नहीं आए। उनका मानना था कि कांग्रेस उसके सरबराहान जो थे वो सिर्फ दिखावा के लिए, शोहरत के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों के लिए नहीं। और उसी वक्त 1904-05 में रूस जापान में जो जंग होती है, जापान की फतह होती है, इससे एशिया और अफ्रीका के ममालिक में एक खुशी की लहर दौड़ती है। 1896 में इथोपिया इटली को शिकस्त देता है, इसका भी एक असर पड़ता है। और ये जो विक्ट्री थी, ये जो फतूहात थे, इसने यूरोपियों की सुपरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया। बंगाल का पार्टीशन एक बहुत अहम था, इसी सिलसिले में आता है तकसीम, बायकॉट, स्वदेशी और कौमी तंजीम, तालीम। तो 19 जुलाई 1905 को हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी वो नए प्रोविंस के काम की बात कहती है, जिसमें बंगाल को अलग कर दो हिस्सों में बांटना था। इसमें चिटागोंग, ढाका, राजशाही, आसाम, त्रिपुरा, मायदा, ये सब के हिस्से थे। और कहा जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 को ये हिंदुस्तान के टुकड़े भी कर दिए, बंगाल के टुकड़े कर दिए गए, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के नाम से। और बंगाल की जो कहिए जाए ये आपको 4 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो बंगाली बोलने वाली थी, इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसके खिलाफ लोगों का जो एजिटेशन था, लोगों की जो तहरीक चली, वो बहुत ज़्यादा लंबी तहरीक चली। पार्टीशन के खिलाफ मीटिंग किए गए, उनको अपोज किया गया और पिटिशन ड्राफ्ट किए गए ताकि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लोगों ने टाउन हॉल में, कलकत्ता में सब लोग आए अलग अलग ज़िलों से और उसके खिलाफ उन्होंने स्पीच दिया। और बरतानवी हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब लोगों ने बायकॉट अपनाया और कहा कि बरतानवी सामानों का बायकॉट किया जाए, ये एक हमारे लिए असर हो सकता है। और बायकॉट का जो सजेशन था पहली बार कृष्ण कुमार मित्रा ने संजीवनी में 3 जुलाई 1905 को दिया और बाद में टाउन हॉल में जब मीटिंग हुई 7 अगस्त 1905 को, तो इस चीज़ों को अपना लिया गया बायकॉट के रेजोल्यूशन को। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ त्रिवेदी, इन लोगों ने खासकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि रक्षाबंधन उस दिन बनाया जाए। टैगोर और रविंद्र सूर्यदेवी ने कहा अरंधन किया जाए। अरंधन का मकसद होता है कि किसी घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा। ब्रिटिश सामानों का
जो बायकॉट किया गया, उसके उसके साथ ही साथ जो स्वदेशी सामानों की वकालत की गई और हुब्बुल वतनी को जज्बे को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया बनाया गया। चरखा जो कि लोगों को आम किया गया और कहा जाएगा इससे हमें इक़्तिसादी आज़ादी मिलेगी और हम इक़्तिसादी तौर पर खुद कफ़ील होंगे। स्वदेशी मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसके ज़रिए के जो दस्तकार के सामान थे उनको बेचा गया और लोगों के अंदर हिंदुस्तानियों के बीच दस्तकारों के बने हुए सामान को मकबूल बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारे हिंदुस्तान की सनत भी कायम की गई जिनमें कलकत्ता पोट्रीज, बंगाल केमिकल्स, बंगाल कॉटन मिल्स, मोहनी मिल्स, नेशनल टैनरी, साबुन, माचिस और तंबाकू कारखाने बनाए गए। आप देखिए कि बहुत सारे तेल की मिलें भी कायम की गई, स्वदेशी बैंक कायम किए गए, इंश्योरेंस कंपनियां बनाई गई और जहाजरानी की कंपनियां भी बनी। लोगों ने दुकानों के ऊपर को घेराबंदी शुरू कर दी। उनके जो तालीमी इदारे थे उनका बायकॉट किया जाने लगा, स्कूल कॉलेज को बायकॉट किया जाने लगा। इसकी वजह से ही बेंगोल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो बाद में ये आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जादवपुर बन जाता है, वो 25 जुलाई 1906 कायम की गई। बंगाल नेशनल कांग्रेस की भी शुरुआत 15 अगस्त 1906 में की गई और बिंदु घोष इसके पहले प्रिंसिपल बनाए गए। बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स अलग अलग जगह कायम की गई। स्वदेशी मूवमेंट बढ़ता चला गया। 1907 के सेकेंड हाफ तक में हम देखते हैं कि बहुत एक मास अपेबल अख्तियार कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद कमी ये थी कि जो कामगार तबका था वो इससे अलग रहा, उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और किसान का जो तबका था, कल्टीवेटर्स था, वो भी नहीं हुआ। और जो एक लुक टू द पास्ट, जो पास्ट की तरफ देखने की बात थी, कॉमनल टैंगल था, फिर कवानियत, उसकी तरफ भी हुआ। तो जो सरकार ने अपनी दमनकारी नीतियों के जरिए इसका जो है खात्मा करने की कोशिश की। जो डेलीगेट्स थे उसमें वहाँ भी उन पर भी लाठियां बरसाई गई, छोटे छोटे समितियां बनाई गई और इसी वजह से इन लोगों ने समितियों के जरिए पूरे के पूरे इसको चाहे अंशुलन समिति हो, चाहे युगांतर कलकत्ता में हो, इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल रॉबरीज की बात की, असलहों की बात की, ताकत का जवाब ताकत से देने की बात की। इस तरह हम देखते हैं कि कॉमर्शियल बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान में बरतानी पॉलिसी के नतीजे में परवान चढ़ता है और मुतवस्सित तबके तक महदूद रहता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसके क़याम ने एक नए दौर की शुरुआत की। यह हिंदुस्तानी अवाम में इत्तेहाद के बढ़ते हुए एहसास की वजाहत की इलामत थी। तीसरी बात देखते हैं कि इब्तिदा में कांग्रेस कोई अच्छी सियासी तंजीम नहीं थी, इसकी बाकायदा रुकनियत या मरकजी दफ्तर नहीं था, इसके ख्यालात बहुत हल्के थे और मुतदिल थे। लेकिन जैसा कि किसी ने सही कहा है कि अजीम इदारों की अक्सर छोटी शुरुआत होती है, छोटे से ही वो बड़े बनते हैं। स्वदेशी जो तहरीक थी उसने बरतानवी राज से मराद के साथ साथ जो मुतदिल सियासी प्रोग्राम को मजाजी तौर पर मुस्तरद करने के लिए दरख्वास्त देने और दुआ करने के पहले के कौम परस्ताना अंदाज को मुकम्मल तौर पर उलट कर दिया। इस हिंदुस्तानी अवाम के सामने स्वराज या आज़ादी का हदफ बोल रखा और हिंदुस्तानियों पर बरतानिया के साम्राज्य तसल्लुत को ख़त्म करने का अहद किया। इनकलाबी कौम परस्ती की अफजाइश ने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को यकीनन परेशान किया था, लेकिन कि इक़्तिदार को इसकी तरह चैलेंज नहीं कर सकता था जैसा कि स्वदेशी की खुली सियासत ने किया था, और न ही इनकी हुक्मरानी को संगीन तौर पर खतरे में डाल सकता था जैसा कि मुसलसल फैलते हुए अवामी तहरीक ने किया होगा। इस तरह से स्वदेशी तहरीक जो थी ये एक हायर लेवल पर चला जाता है और एक ओपन चैलेंज था। आप बरतानवी सरकार के सामान का बायकॉट करना ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी, ये एक बड़ी चीज़ थी। चूँकि जो खदशा ये था कि अंग्रेज़ों के फ़ोर्स का सामना करना पड़ता और इन्होंने बरतानवी सामानों के को सिर्फ बायकॉट ही नहीं किया बल्कि स्वदेशी की वकालत भी की। इससे स्वदेशी मुल्क में जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो बढ़ा, हिंदुस्तानी सनद बढ़ी, हिंदुस्तान तालीमी इदारे कायम हुए। ये अलग अलग हिस्से चलते रहे, वो सनत का मामला हो, तालीमी इदारों का मामला हो, इन सब में नेशनलिज्म, कौमियत का जज्बा भरा पड़ा था और इसी जज्बे ने हिंदुस्तान के जो नेशनल मूवमेंट था, इस नेशनल मूवमेंट को ये एक ऊंची सतह पर ले जाता है। जो इतदाल पसंदों का जो ज़माना था, जो उनके तरीक़ाकार थे, उस तरीक़ाकार में हमें एक तब्दीली देखने को मिलती है और ये तब्दीली हमें स्वदेशी मूवमेंट की शक्ल में नज़र आती है और इस तब्दीली के जो असरात हुए
वो देरपा साबित होते हैं। और आगे चल कर के हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो समाज जो हिंदुस्तानियों की जंग थी बरतानवी इक़्तिदार से आज़ादी के लिए, वो जंग धीरे-धीरे आगे बढ़ती चली जाती है और अपने मकसद में हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है और हिंदुस्तानियों को अपने मकसद में कामयाबी मिलती है और हिंदुस्तानियों को आज़ादी नसीब होती है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।